Hello students, welcome back in this channel. Indian Economic Development Chapter 6 Economic Reforms since 1991 हम पढ़ रहे हैं। इसमें इससे पहली वीडियो में हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया लिबरलाइजेशन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, इसकी मीनिंग, इसकी नीड क्यों हुई और उसके बाद इसके गेन और लॉसेज, गेन्स और लॉसेज क्या रहे, ये हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या है? जैसा कि आप नाम से ही समझते होंगे, किसी गवर्नमेंट कंपनीज को या गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट में सेल कर देना। गवर्नमेंट अपनी जो प्रॉपर्टी को अगर प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देती है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। अब ये प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों हुई? इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों हुई 1991 में, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसे रीड आउट कर लेंगे। तो इसमें 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं जो PSUs थे, उनके क्या क्या हमें फ़ायदे हुए, और 4 पॉइंट्स बाद के हैं जिसमें हमें नुकसान, PSUs का नुकसान हुआ और जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम PSUs को सेल करके प्राइवेटाइजेशन करवा देंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। तो PSUs का मतलब समझते होंगे आप, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर की यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं उन्हें PSUs कहा जाता है। तो आप इसमें बहुत जल्दी से समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था जिसमें एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ 1956 में, जिसमें हमने हमारी जो प्लानर थे उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर फोकस किया। IPR 1956 बना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस, उसमें नियम कुछ एक्ट बनाया गया, इंडस्ट्रियल एक्ट, और जिसमें गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दी गई, यानी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल क्लियर किया गया कि वो प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का होगा, अधिकार ज़्यादा गवर्नमेंट के होंगे, प्राइवेट सेक्टर बस बहुत कम होगा। उसके बाद शुरू में बहुत अच्छा चला, जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अच्छा काम किया और ये डाइवर्सिफिकेशन किया गुड्स का। गुड्स में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जो कुछ तरह की चीज़ें ही इंडिया में बनती थी उसमें और बहुत अनेक तरह की चीज़ें, वस्तुएं इंडिया में बनने लगी इंडस्ट्रीज में, जिससे कंज्यूमर को बहुत सारी वैरायटी मिली और कंज्यूमर गुड्स और इसमें प्रोड्यूसर गुड्स, हर तरह के गुड्स बनने लगे। ये बहुत अच्छी बात रही। उसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो बहुत सारी हमारी 72-73% जो पब्लिक हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी वो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आई। एग्रीकल्चर में सेक्टर में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रही थी, तो जो एक्सेस हमारी पब्लिक थी, जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम मिला। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद हमारी पब्लिक सेक्टर ने हमें नवरत्न भी दिए। नवरत्न का मतलब है 9 ऐसी कंपनियां जो इकोनॉमी में बहुत योगदान रहा, जिनका बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही। वो अभी मैं नाम बताऊंगा आपको कौन कौन से रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई और जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपनी एफिशिएंसी कम कर दी, काम करने की क्षमता कम हो गई उनकी, चोरी वगैरह होने लगी और करप्शन होने लगा, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर है वो घाटे में जाने लगा। और इन सब की वजह से गवर्नमेंट ने 1991 में पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में सेल करने के लिए मतलब नियम कानून बना लिए। कहने का मतलब है कि उसे सेल कर दिया गया। केवल
ये कुछ कंपनियां अपने पास गवर्नमेंट ने रखी जो फायदेमंद थी, और बाकी जो शेयर था अपना वो प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दिया। तो इस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन की नीड हुई। इसे आप ऐसे थोड़ा सा क्या लिखा है इसे पढ़ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की जो ओनरशिप या गवर्नमेंट सेक्टर का ऑपरेशन का मतलब जो काम कर रही थी गवर्नमेंट सेक्टर, उसको प्राइवेट सेक्टर, उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व हो जाना, यानी कि उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाना, वही प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। अब इसकी नीड क्यों हुई, अब ये बात समझ में आ गई होगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का अधिकार हो जाना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। अब इसमें है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, क्यों आवश्यकता हुई, तो इसे समझिए। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान असाइनिंग अ की रोल ऑफ PSUs। सेकेंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया गया, और जिसमें जो की रोल है वो PSUs को दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट को दिया गया। दूसरी बात, द IPR 1956 क्लियरली स्टेटेड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ PSUs। PSUs का क्या महत्व है, इसको IPR 1956 में क्लियरली बता दिया गया कि जो पब्लिक सेक्टर है वही देश में प्रोग्रेस कर सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसी को करना है, तो उसको प्राइमरी रोल दे दिया गया। और नो डाउट दैट इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन मेड बाय द PSUs के द्वारा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि PSUs के द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत डाइवर्सिफिकेशन लाया गया, बहुत सारे बदलाव लाई PSUs। और बाय द हेल्प ऑफ PSUs इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और PSU की सहायता से ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी, उनकी सहायता से ही क्या हुआ, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इकोनॉमी में। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है संरचनात्मक परिवर्तन जो हमारे इंडस्ट्री में हुआ, इकोनॉमी में हुआ, वो ये हुआ कि पहले जो किसी एक ही काम में बहुत सालों से वर्षों से एक काम में लग रहे थे लोग, उन्होंने अपने काम को बदला, एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री की तरफ आए। पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एज देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आए अपने लाइवलीहुड के लिए, यानी कि लाइवलीहुड का मतलब होता है कि अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, जो अर्निंग करनी थी उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए, उसे अर्निंग करने के लिए वो किस में आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए। PSU गेव अस नवरत्न, PSU ने हमें नवरत्न भी दिए। नवरत्न का मतलब है 9 रत्न। 9 रत्न क्यों कहा गया इन्हें, ये 9 कंपनियां कभी नुकसान में नहीं गई। जितना भी 1956 से 1990 तक जो भी समय रहा, उसमें ये कंपनियां कभी घाटे में नहीं गई। इन्होंने बहुत कमा के दिया, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करके दी इंडियन इकोनॉमी को, जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ी। इसलिए इन्हें नवरत्न का नाम दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये 9 रत्न कौन कौन से थे, एक तो था इसमें जो आज भी बरकरार हैं, आज भी ये बहुत अच्छा करती हैं। तो इसमें क्या था, फर्स्ट है इसमें IOC आप समझते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दूसरा है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फोर्थ है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिफ्थ है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 6 है IPCL, 6 है इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और उसके बाद 7th है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम भारत संचार निगम लिमिटेड बाद में हो गया ये, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और उसके बाद 8th है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और 9th है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये
9 जो हैं कंपनीज हैं ये बहुत फायदे में रही, इसलिए इन्हें नवरत्न कहा गया। ये भी हमें पीएसयूज ने ही दिया, तो ये इसका योगदान रहा पीएसयूज का। अब क्या हुआ, अब इनका प्रॉब्लम क्या हुई, जो कि ये प्राइवेटाइजेशन की नीड हो गई इसमें। अगर ये ऐसे ही चलता रहता जैसे ये ऊपर ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो कभी प्राइवेटाइजेशन की नीड नहीं होती, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की नीड इसलिए हुई कि ग्रेजुअली धीरे धीरे मोस्ट पीएसयूज टर्न इनटू द सोशल डेड वेट, यानी कि धीरे धीरे जो भी पीएसयू चल रहे थे बहुत सारे उनमें से सोशल डेड वेट यानी कि सामाजिक भार बन गए, बोझ बन गए वो, या सोशल लाइबिलिटीज बन गए, कह सकते हैं कि केवल सामाजिक देनदारियां बन गई वो। समाज की देनदारियां कहने का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए लग गया उसे काम नहीं करना, बस वो उसे सैलरी मिलती जानी है और उसे काम नहीं करना है, जिससे क्या था कि एक पब्लिक जो हमारा समाज के लिए वो एक उन कंपनियों के लिए पीएसयूज के लिए वो बोझ बन गया, और वो बोझ एक सामाजिक देनदारी बन गई कि पीएसयूज को ये हो गया कि भाई ये समाज हमारा है और उसमें लगे हुए ये वर्कर हमारे हैं, इन्हें हमें देना ही देना है, ये काम करें या ना करें। तो इसलिए इसे कहेंगे हम ये हमारा सोशल लायबिलिटी बन गई, ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे। और अगला पॉइंट है लीकेज, प्रिफरेज और inefficiency and corruption had become so out of control in PSU। ये लीकेज का मतलब लीकेज, प्रिफरेज, ये चोरी चकारी, जैसे चोरी वगैरह होना या काम को कम कर लेना या उसकी एसेट्स कम हो जाना, या इनएफिशिएंसी पूरी क्षमता से काम न करना, या भ्रष्टाचार, ये सारे जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे पीएसयूज में। जो पब्लिक सेक्टर्स में जो सरकारी कंपनियां थी इनमें ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। दैट देयर प्राइवेटाइजेशन वाज कंसिडर्ड एज द ओनली रेमेडी। तो इसलिए केवल प्राइवेटाइजेशन ही इसका एक उपचार समझा गया, केवल एक उपचार इसका यही माना गया कि इसको जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं मोस्टली उनमें से प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। उसके बाद अकॉर्डिंगली 1991 government decided to phase out public enterprises by selling its equity to the private enterprises। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी इन्हें सब देखते हुए 1991 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट अपना मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्राइजेज हैं उनको क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देगी। ये इन्होंने विचार कर लिया, और हाउएवर जबकि विचार कर लिया और उन्हें सेल आउट कर दिया। तो हाउएवर जबकि ये जो नवरत्न थे, द इन व्यू ऑफ द देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, इनकी बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस को देखते हुए नवरत्न वर टू बी रिटेन्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो नवरत्न थे उनको उसी पब्लिक सेक्टर में ही रहने दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और जब बल्कि उनको और कुछ फैसिलिटीज और प्रदान की गई, उन्हें और स्वतंत्रताएं दी गई जिससे कि वो और अच्छा काम कर सकें। तो ये इनकी नीड थी प्राइवेटाइजेशन की, क्यों प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब इसके बाद हम इसके गेन्स एंड लॉसेज पढ़ेंगे। इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पार्ट अभी तुरंत करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन के गेन्स एंड लॉसेज। अब गेन्स इसके मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। गेन्स में जो ऑब्वियस गेन्स का मतलब है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो गेन्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन से, वो फर्स्ट है प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो सोशल इंटरेस्ट के बजाय सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देता है। यानी कि इंटरप्रेन्योर के जो भी मालिक है उसका, कंपनी का या इंडस्ट्री का, वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देता है, ना कि सोशल इंटरेस्ट को। समाज के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस समाज की भलाई हित किस में है उसे नहीं देखता, वो अपने फायदे की यानी कि अपनी कंपनी के फायदे की बात ज़्यादा सोचता है। हाई प्रोडक्टिविटी इज़ द ऑब्वियस रिजल्ट, और जिसका रिजल्ट होता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरा पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेज टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट।
जो प्राइवेटाइजेशन में जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करता है, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करता है, चाहे वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन करे चाहे इंटरनेशनल प्रोडक्शन करे, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करे चाहे अपने देश के लिए करे चाहे विदेशों के लिए प्रोडक्शन करे, लेकिन वो हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल पर प्रोडक्शन करता है, चीज़ें अच्छी प्रोड्यूस करता है। और कंपटीशन इंक्लूड्स अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, और जहां कंपटीशन होता है वहां चीज़ों का अपग्रेडेशन होता है और मॉडर्नाइजेशन होता है, आधुनिकीकरण होता है, समाज आधुनिकता की तरफ बढ़ता है। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये दोनों कंडीशंस अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन, ये कंडीशन जो हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत जरूरी कंडीशन, आवश्यक कंडीशंस होती हैं, एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। तीसरा फायदा क्या है इसका कि प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन में भिन्नताएं लाना चाहता है, यानी कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन को महत्व देता है और नए नवीनीकरण जिसे कह सकते हैं आप, नई नई चीज़ें बनाने का, चेंज करके उनमें उनको ज़्यादा महत्व देता है। अनलाइक PSUs, प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑलवेज जनरेट हाई प्रॉफिट। PSUs के विपरीत जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं। PSUs में नुकसान हो रहा था, इसके विपरीत जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन, और जो प्रॉफिट वो गेन करते हैं उसको वो अपनी कंपनीज के एक्सपेंशन में, विस्तार में, यानी कि और आगे प्रोडक्शन बढ़ाने में, या उसे डाइवर्सिफिकेशन और उसके डाइवर्सिफिकेशन में उसमें कुछ नवीनता लाने में और कुछ मॉडिफिकेशन करने में लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इट प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। इट प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर को, यानी ग्राहक को सर्वोच्च स्थान पर रखना, ग्राहक को विशेष महत्व देना, ग्राहक की बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, जहां प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर्क करता है, तो उसमें ग्राहक का विशेष ध्यान रखा जाता है, ग्राहक की इच्छाओं को पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हाई डिग्री ऑफ द कंज्यूमर सोवरेनिटी इम्प्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिस एरिया में जहां पर कंज्यूमर को विशेष महत्व दिया जाएगा, कंज्यूमर की चॉइसों को विशेष ध्यान में रखा जाएगा, वहां क्या होगा, वहां पर वाइडर चॉइसेस होंगी, चॉइसेस ज़्यादा होंगी, यानी कि वैरायटीज ज़्यादा होंगी, क्योंकि हर कंज्यूमर अलग अलग तरह की वैरायटी मांगता है, तो वैरायटीज ज़्यादा होंगी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वहाँ। तो ये इसके ऑब्वियस गेन्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। अब इसके इम्पेरेटिव लॉसेज। इम्पेरेटिव लॉसेज का मतलब है कुछ गेन्स के साथ कुछ जरूरी लॉसेज भी हो जाते हैं, और वो लॉसेज क्या हैं, नुकसान क्या है। पहला पॉइंट है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी क्या है, इन विच सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी, जिसमें सोशल इंटरेस्ट टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज theoretical possibility. It loses its practical relevance once PSUs are sold off the private entrepreneur. अब इसे समझ लीजिए, इस पॉइंट को कैसे समझेंगे। एक कोई इंडस्ट्री है, पहले वो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी और उसमें जो है प्रायोरिटी रखी जाती थी किस पर, सोशल इंटरेस्ट पर, कि सामाजिक हितों पर ध्यान दिया जाता था। समाज में सभी लोगों के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके रेट वगैरह उसी हिसाब से होने चाहिए, ये रखा जाता था। लेकिन जब वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट की PSUs थी, वो जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री जब वो किसी एंटरप्रेन्योर के हाथों, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथों बिक जाती है, तो उसके बाद वो उसका जो उसकी वास्तविकता है वो सारी खत्म हो जाती है। उसका जो वास्तविक एम था वो सारा समाप्त हो जाता है। वो केवल थ्योरेटिकल रह जाता है कि केवल उसकी जो वो समाज के भले के लिए कभी काम करती थी वो केवल एक सैद्धांतिक रह जाता है। वास्तव में क्या होता है, वो केवल अपने भले के लिए काम करती है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए
वो एंटरप्रेन्योर वर्क करता है। तो इसका मतलब है कोई भी PSUs जब किसी प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो वो अपने अस्तित्व को खो देती है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या है, ये दूसरा जो लॉसेज हैं, इसके नुकसान है वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज। जो भी प्रोडक्शन करता है प्राइवेटाइजेशन में, जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोडक्शन करता है वो किसके आधार पर करता है, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज के आधार पर। मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है। बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स ऑफ बाई देम। इसमें प्राइवेटाइजेशन में गुड्स को उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता है जो उन गुड्स की प्राइस को पे कर पाते हों, जिनके पास ऐसे मीन्स हों, उन्हें मतलब उन्हें खरीदने के साधन जिनके पास हैं, उन्हीं के लिए उन वस्तुओं को बनाया जाता है। कहने का मतलब है चैरिटी में देने के लिए या कम पैसे में देने के लिए या किसी पर दया करने के लिए समाज में, या समाज में बांटने के लिए चीज़ों को नहीं बनाया जाता, केवल उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो उसकी कीमत अदा कर सकें। When prices rise, weaker section of the society suffer scarcity। जब प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, उसको सफ़र करना पड़ता है स्कैर्सिटी का, उस कमी का सफ़र करना पड़ता है। उस कमी से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये इसके प्राइवेटाइजेशन के लॉसेज हैं। इसके साथ आज हमारा ये प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स बना लें, मैंने ये पूरे बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नोट्स लिख दिए हैं। इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता था, मैंने इनको आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में लिखे हैं जिससे कि आपको कहीं और ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल सभी को पढ़ लें। ये काफ़ी हैं, इतना बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए ये मैटर। तो इतना आप इसे पढ़ लें, इसके नोट्स बना लें, अच्छे से समझ लें। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।